कभी सोचा है पैसा बचाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और सिर्फ समस्या ही नहीं, हम आज की दुनिया के लिए एक ऐसी नई रणनीति भी समझेंगे जो हमें सिर्फ गुजारा करने से कभी आर्थिक खुशहाली की ओर ले जा सकती है। ये सलाह सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? लेकिन जो लोग सच में हर महीने संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी चुभ सकती है, क्योंकि ये सलाह अक्सर हमारी और आपकी असलियत से कोसों दूर होती है। तो चलिए इस सवाल में और गहराई से उतरते हैं। इस संघर्ष के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी कुछ खराब आदतें हैं या फिर मामला कुछ और ही है? तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। अगर पैसा बचाना मुश्किल लग रहा है तो इसमें पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम का नतीजा है। जरा इस आंकड़े को देखिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 61% अमेरिकी अपनी सैलरी से सैलरी तक का गुजारा करते हैं, और इसमें सिर्फ कम कमाने वाले ही नहीं बल्कि साल में $1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग भी शामिल हैं। भले ही ये आंकड़ा अमेरिका का है, लेकिन ये कहानी दुनिया भर में, भारत जैसे देशों में भी लाखों लोगों की है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी बयां करती है। 1970 के दशक से ही असली वेतन लगभग रुक सा गया है। 2023 तक 61% लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। 2024 में किराया आय का 1/3 हिस्सा खा रहा है, और आज एक घर का डाउन पेमेंट बचाने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग रहा है। साफ है कि जब खर्चे रॉकेट की रफ्तार से बढ़ें और आमदनी कछुए की चाल चले, तो बचत करना ढांचागत रूप से मुश्किल हो ही जाएगा। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि हमारा वित्तीय सिस्टम उन लोगों पर ही सबसे ज्यादा बोझ डालता है जिनके पास पहले से ही कम पैसे हैं। अर्थशास्त्री इसे गरीबी का दंड कहते हैं, यानी गरीब होने की कीमत चुकाना। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, कम आय वाले परिवार अपनी कमाई का लगभग 82% हिस्सा सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों पर खर्च कर देते हैं। जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ जिंदा रहने में चला जाए, तो बचत या निवेश के लिए जगह बचेगी कहां से? 9.9 बिलियन डॉलर्स। और यह सिर्फ 1 साल की रकम है जो बैंकों ने 2022 में ओवरड्राफ्ट फीस के तौर पे वसूली। ये एक ऐसा जुर्माना है जो डिस्प्रपोर्शनेटली उन लोगों पर लगता है जिनका बैंक बैलेंस महीने के आखिर में काफी कम हो जाता है। और बात सिर्फ बैंक फीस की नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। कम आय की कई ऐसी छिपी हुई लागतें हैं, जैसे कम क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन पर ज्यादा ब्याज देना, या एकमुश्त पेमेंट न कर पाने की वजह से डिस्काउंट खो देना। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बातों से हटकर थोड़ा अंदर झांकते हैं, हमारे अपने दिमाग में। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे दिमाग के अंदर भी चल रही है। हमारा दिमाग भी खर्च करना आसान और बचाना मुश्किल बनाता है। देखिए, होता क्या है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें तुरंत खुशी का एहसास देता है। वहीं जब हम पैसा बचाते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक तरह के नुकसान के तौर पर देखता है, जिससे दिमाग के दर्द महसूस करने वाले हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल संघर्ष है। और ये बात और भी गहरी हो जाती है। हार्वर्ड के एक मशहूर अध्ययन में पाया गया कि पैसों का लगातार तनाव हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम कर सकता है, पूरे 13 IQ पॉइंट्स तक। मतलब जब कोई आर्थिक तंगी में होता है तो अच्छे आर्थिक फैसले लेना सचमुच और भी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया है, पर अब बात करते हैं समाधान की। और समाधान की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव से, हमारे सोचने के तरीके में। यहां से हम बचत को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। इस बात पर एक पल के लिए रुकते हैं। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप सिर्फ बैंक में नंबर नहीं बढ़ा रहे होते। यही है वो सबसे जरूरी बात। बचत को एक खर्च या त्याग की तरह मत देखिए, इसे एक खरीदारी की तरह देखिए। हर रुपया जो आप बचाते हैं, उससे आप भविष्य के विकल्प, अपना समय और अपनी आजादी खरीद रहे हैं। यह सोच का एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। इसी नई सोच के साथ अपने इमरजेंसी फंड का नाम बदलकर एम्पावरमेंट फंड या सशक्तिकरण फंड रख दीजिए। इमरजेंसी फंड का नाम डर पैदा करता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि एम्पावरमेंट फंड आपको अवसर लेने की हिम्मत देता है, चाहे वो एक बेहतर नौकरी हो, अपना कोई काम शुरू करना हो, या बस मानसिक शांति हो। चलिए अब इस नई सोच को असलियत में बदलने के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। अगर ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, तो 50-30-20 नियम एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है।
अपनी आय का 50% जरूरतों पर, 30% अपनी चाहतों पर और बाकी 20% बचत और कर्ज चुकाने के लिए रखें। याद रखिए, ये एक गाइडलाइन है, कोई सख्त नियम नहीं। इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। अगर कर्ज है तो उससे निपटने के 2 बहुत पॉपुलर तरीके हैं। एवलांच, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाला लोन पहले खत्म करते हैं, ये गणित के हिसाब से सबसे अच्छा है। और दूसरा है स्नोबॉल, जिसमें सबसे छोटा लोन पहले खत्म करते हैं। इससे एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है। तो सवाल यह है, आपको मैथ से मोटिवेशन मिलता है या छोटी छोटी जीतों से? जो भी आपके लिए काम करे उसे चुनें। सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने लिए एक सिस्टम बनाइए। अपनी सैलरी आते ही एक छोटी सी रकम अपने बचत खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने का नियम बनाएं। रिसर्च बताती है कि ऑटोमेशन से लगातार बचत करने की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। आज ही अपनी बैंकिंग ऐप में इसे सेट करने के बारे में सोचिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बचत तो सिर्फ पहला और हाँ बहुत जरूरी कदम है। असली आर्थिक शक्ति सिर्फ पैसा बचाने से नहीं बल्कि दौलत बनाने से आती है। इस सोच को अपने अंदर उतारना होगा। पैसे को सिर्फ खर्च करने के नजरिए से नहीं, बल्कि एक ऐसे साधन के रूप में देखना होगा जिससे और पैसा बनाया जा सके। यह उपभोक्ता से निवेशक बनने का सफर है। और ये होता है संपत्ति यानी एसेट्स के जरिए। तो ये एसेट्स आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में, ये वित्तीय जेल से बाहर निकलने का रास्ता है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे इंडेक्स फंड या रियल एस्टेट। यही वो तरीका है जिससे महंगाई और रुकी ही तनख्वाह के सिस्टम को मात दी जा सकती है। तो आखिर में मैं इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक बार अपनी बचत की रणनीति के बारे में सोचिए। क्या आप सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए पैसा बचा रहे हैं, या फिर आप उस पैसे को अपनी आज़ादी और अपने भविष्य को बनाने के लिए काम पर लगा रहे हैं?